हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पूरा कवर कर लिया था। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सॉल्यूशन से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी, ppm that is part per million, molarity of mixture, dilution formula, परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, ये सभी टर्म्स अच्छे तरीके से कवर कर लिया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया था। अब हम लोग एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले हमको वेपर प्रेशर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। पहले चेक करना है, देखना है कि वेपर प्रेशर होता क्या है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद फर्दर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए सबसे पहले आपको इवेपोरेशन समझना पड़ेगा। इवेपोरेशन क्या होता है? तो इवेपोरेशन को मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में कोई एक प्योर लिक्विड एयर फिल्ड है जिसके मॉलिक्यूल्स को मैंने इस तरीके से स्फीयर्स के थ्रू दिखाया है। दिस इज द बल्क मॉलिक्यूल। इस बल्क मॉलिक्यूल पे सभी डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा होगा एंड दैट्स व्हाई दिस बल्क मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स इक्वल टू 0। यानी कि इस बल्क मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 के बराबर होगा। अब जैसे जैसे ये सभी मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी ये यहां से मूव करते हुए सरफेस पे आने का टेंडेंसी रखेंगे। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद है उनका काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा है। यानी कि इन सभी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या है, बाकी मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। यानी कि इसमें हाई टेंडेंसी है कि ये अपने फेज को चेंज करके लिक्विड से वेपर फेज में आ जाए, यानी कि गैसेस फेज में आ जाए। इंपॉर्टेंट ये भी है यहाँ पे कि जो भी सरफेस मॉलिक्यूल है, इन सरफेस मॉलिक्यूल पे अपवर्ड डायरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लगा। यानी कि इन सभी मॉलिक्यूल्स में हाई टेंडेंसी है कि ये इस सरफेस को छोड़कर किस फेज में आ जाए, वेपर फेज में आ जाए। अब हम लोग आते हैं इवेपोरेशन पे। तो क्या होता है कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है इनमें एक स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी होता है अपने फेज को चेंज करके वेपर में कन्वर्ट होने का, ठीक है। एंड दैट स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी ऑफ दीज सरफेस मॉलिक्यूल इज नोन एज इवेपोरेशन। जैसे यहां पे मैंने मेंशन भी किया, आप अच्छे तरीके से इसको देखें। लिखा है मैंने, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इवेपोरेशन। यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन अपने वेपर फेज में इवेपोरेशन कहलाता है। और किसका स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन होता है? वैसे मॉलिक्यूल का जिनका काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो, यानी कि सरफेस मॉलिक्यूल का ही कन्वर्जन वेपर फेज में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इवेपोरेशन है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इस कंटेनर में उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी इसमें वेपर में कन्वर्ट होने का भी टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि हम सिंपल में कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है एंड ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो अपने लिक्विड फेज को वेपर फेज में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी रखता है। यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। द सेकेंड वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। अलग अलग तरह के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो किसी
लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, किसी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ड्यू टू डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो आपका लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। आप ऐसे सोचें कि अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, तो क्या ये इजीली अपने वेपर फेज में आ पाता? डिफिकल्ट होता। इवेपोरेशन क्या हो जाता? डिफिकल्ट हो जाता। यानी कि हम बोलेंगे कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही डिफिकल्ट इवेपोरेशन होगा। यानी कि सिंपल वे में कहा जा सकता है कि इवेपोरेशन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। हाइयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, लोअर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे F.O.E का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप समझेंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जैसे इस पे हम लोग और आगे एग्जांपल भी कवर करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाए वाटर, मैं यहां पे लिख रहा हूं वाटर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, एज वेल एज आपको दे दिया जाए इथाइल अल्कोहल। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी होता है। ये 4 H बॉन्ड बना सकता है, ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। लेकिन इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर। यानी कि हम बोलेंगे कि सर रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर कंपेयर किया जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, ऐसा हम लोग इस पर डिस्कशन जारी रखेंगे आगे जब वेपर प्रेशर पढ़ेंगे तब। अभी सिंपल वे में याद रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर कैसे इफेक्ट करेगा इवेपोरेशन को? तो सोचो अगर ये कंटेनर और ज्यादा लार्ज होता, इस कंटेनर का बाउंड्री और ज्यादा बढ़ जाता, एज्यूम कर लेते यहां तक ये बड़ा कंटेनर होता, तो अब सरफेस मॉलिक्यूल्स भी तो और ज्यादा आते, और ज्यादा नंबर ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल के होने के कारण इन सभी मॉलिक्यूल्स में टेंडेंसी होता वेपर फेज में कन्वर्ट होने का। यानी कि जैसे जैसे कंटेनर का सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। एंड द लास्ट वन इज फ्लो ऑफ ड्राई एयर अबव द सरफेस। एज्यूम करते हैं कि इस कंटेनर के सरफेस के ऊपर से हम लोग ड्राई एयर फ्लो करा रहे होते हैं। तो ड्राई एयर में एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। क्या होता है वो नेचुरल टेंडेंसी? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना चाहता है, एंड ड्यू टू दिस टेंडेंसी वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल को वेपर फेज में कन्वर्ट करवाता है, जिससे वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सैचुरेट हो पाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर से ड्राई एयर पास कराया जाए तो ड्राई एयर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के टेंडेंसी के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ऐसे मैंने यहां पे मेंशन किया, आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड बिकम सैचुरेट विथ इट, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट इट इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि ड्राई एयर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी होता है और वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सैचुरेट होना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो क्या करता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है। तो हमारे पास ये टोटल 4 फैक्टर्स हैं: टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर एंड फ्लो ऑफ ड्राई एयर अबव द सरफेस। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, विंडी डेज में क्लॉथ्स जो है वो जल्दी ड्राई होते हैं। रीजन क्या है? विंडी डेज में क्लॉथ के जल्दी ड्राई होने का रीजन क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन का बढ़ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है यानी कि क्लॉथ में मौजूद लिक्विड मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो इजीली या बहुत ही कम टाइम में ड्राई हो जाते हैं।
तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। इवेपोरेशन तो हम लोगों ने देख लिया कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब हम समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो पहला पॉइंट यही क्लियर रख लेना है कि वेपर प्रेशर इज अ कॉन्सेप्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज कंटेनर। वेपर प्रेशर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ क्लोज कंटेनर के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर कंटेनर ओपन हो तो वहां पे वेपर प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। देखते हैं वेपर प्रेशर क्या है। तो यहाँ पे मैंने पहले की ही तरह एक क्लोज्ड मतलब पहले की तरह एक कंटेनर लिया है, लेकिन अब ये कैसा कंटेनर है? क्लोज्ड कंटेनर है। इस क्लोज्ड कंटेनर में कोई प्योर लिक्विड ए लिया है हम लोगों ने। ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। ये बल्क मॉलिक्यूल है जिस पे एफ नेट क्या होगा? 0। और इन सरफेस मॉलिक्यूल पे एफ नेट 0 न होने के कारण इसमें टेंडेंसी है वेपर फेज में जाने का। यानी कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली यहां से इवेपोराइज होंगे, ठीक है, और वेपर फेज में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो अपवर्ड एरो से मैंने दिखाया कि ये सभी मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी रखते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे इवेपोरेशन से इंडिकेट किया है। कुछ समय के बाद यहाँ पे जब सफिशिएंट अमाउंट वेपर का कलेक्ट हो जाएगा तो वेपर मॉलिक्यूल्स में भी टेंडेंसी होगा कि ये आपस में कंबाइन करके कंडेंस होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियली सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर यहाँ पे कलेक्ट हो गया तो वेपर के मॉलिक्यूल्स भी कंडेंस होकर के किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप ऐसे सोचो कि पहले किसी हाई रेट से इवेपोरेशन हो रहा था, उस रेट के लेवल को यहां पे मान लेते हैं, और बहुत ही कम मॉलिक्यूल वेपर फेज से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे, यानी कि बहुत ही कम रेट से क्या हो रहा था? कंडेंसेशन हो रहा था। लेकिन आपका इवेपोरेशन तो फिक्स रहेगा क्योंकि कंटेनर आपका सेम है। यहाँ पे जो मौजूद सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो तो फिक्स ही रहेंगे, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स पहले इवेपोराइज कर रहे थे उतने ही मॉलिक्यूल्स अब भी इवेपोराइज करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वेपर बढ़ता जाएगा कंडेंसेशन का रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा, और ये इंक्रीज करता 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 हुआ किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर हो जाएगा। तो एक ऐसा टाइम जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, यानी कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। उस तरह के केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। ये जो साइन है यहाँ पर रिवर्सिबल साइन में दे रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं कि लिक्विड और वेपर के बीच में क्या स्टैब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम। एंड एट दैट इक्विलिब्रियम अब यहाँ पे जो वेपर बन चुका होगा उसका अमाउंट कभी भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल फिर से कंडेंस होकर के क्या बना देते हैं? लिक्विड। यानी कि एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वेपर होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब सोचो उसी इक्विलिब्रियम स्टेज पे इन वेपर्स के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दैट एक्सर्टेड प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी कि सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी भी लिक्विड के वेपर्स के द्वारा उस लिक्विड के सरफेस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वही क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। ऐसे यहां पे मैंने मेंशन भी किया, डिफाइन कर लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स फॉर्म्ड इन द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर। अच्छा, मैंने वहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम टर्म का यूज किया है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल से इतना है कि यहाँ पे जो कन्वर्जन है लिक्विड से वेपर का और वेपर से लिक्विड का वो चलता रहता है, रुका नहीं है, स्टैटिक नहीं है। इस कारण से मैंने वहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया है। अब अगर ये लिक्विड वाटर होता तो वाटर के लिए हम लोग एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, पहले भी आपने सुना है। तो वाटर के लिए हम लोग वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्वस टेंशन। तो सिंपल आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ वाटर इट इज ऑल्सो नोन एज
एक्वस टेंशन, ठीक है। क्वेश्चन में जनरली वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे दे तो ठीक है, अगर एक्वस टेंशन दे दिया जाए तो भी आप समझेंगे कि वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे ये H2O लिक्विड आपका कन्वर्ट हो रहा है H2O वेपर में, तो एट T इक्वल टू 0 पे हम लोग देखें तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को मैं R से इंडिकेट कर रहा हूं। रिएक्टेंट होने का मतलब क्या, वेसल में सिर्फ क्या होगा, लिक्विड होगा। T इक्वल टू 0 पे जब इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ होगा, और इस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। और रेट ऑफ कंडेंसेशन, RC से रेट ऑफ कंडेंसेशन को इंडिकेट किया, ये क्या होगा, 0, क्योंकि वेपर तो बना नहीं, तो वेपर भी नहीं है, इसका मतलब कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल्स क्या संख्या भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू 0। तो शुरुआत में हमको ये देखने को मिलता है कि इस कंटेनर में सिर्फ लिक्विड है, और ये लिक्विड बहुत ही हाई रेट से कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और कंडेंसेशन का रेट क्या है, 0। जैसे कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग वेसल को ऑब्जर्व करें तो हमको दिखेगा कि अब वेसल में लिक्विड भी है, यानी कि रिएक्टेंट भी है, एज वेल एज प्रोडक्ट भी है। T से मैं प्रोडक्ट को इंडिकेट करूं, और प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या मौजूद है, वेपर भी मौजूद है, तो रिएक्टेंट भी मौजूद है, एज वेल एज प्रोडक्ट भी मौजूद है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब कोई पूछे भाई क्यों चेंज नहीं आया, तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अब सरफेस एरिया तो फिक्स है क्योंकि कंटेनर हमारा सेम है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे वेपर बनता जाएगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब अगर हम लोग T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे आ जाए, इक्विलिब्रियम जब पहुंचा तो क्या होगा, तो इस समय भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट यानी कि लिक्विड होगा, प्लस प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट यानी कि वेपर होगा। और इस समय पे हम बोलेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, इस समय हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि जैसे ही इक्विलिब्रियम पहुंचा तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम वैल्यू कंटेन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारा वेपर बन चुका होगा, उसी वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली देखें, अच्छे से समझेंगे। मैं इसको ग्राफिकली इंडिकेट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम रख दे रहा हूं और वाई एक्सिस पे मैं रेट को मेंशन कर रहा हूं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एक फिक्स्ड रेट से कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। दिस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये इंडिकेट कर रहा है इसको, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंडिकेट कर रहा है। कंडेंसेशन पहले क्या था, 0, और ये फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो कंडेंसेशन हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये किसको रीच कर जाएगा, तो ये रीच कर जाएगा इवेपोरेशन। अब जैसे ही रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हुआ तो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्टैब्लिश हो गया होगा, इक्विलिब्रियम। और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो यहीं पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वेपर प्रेशर, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट से पहले क्या वेपर प्रेशर डिफाइंड होता, डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का, और आपको एकदम ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो क्लोज्ड कंटेनर के लिए यूज करते हैं। क्या होता है, तो वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है इन द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो हम लोग इस सेम इक्वेशन को, यानी कि इवेपोरेशन
ऑफ वाटर को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे यहाँ पे H2O का कन्वर्जन लिक्विड फेज से किसमें हो रहा है, गैसेस फेज में। किस तरह का रिएक्शन होगा, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो रिएक्शन का टाइप क्या होगा, इंडोथर्मिक। और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसका एंथैल्पी चेंज क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए Kp लिखता, Kp, तो Kp इक्वल टू क्या होता, Kp इक्वल टू हो जाता पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। ये होता, ये गैसेस फेज में है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, और लिक्विड फेज में तो इसका एक्टिव मास कितना 1, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। तो Kp इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। लेकिन ये पार्शियल प्रेशर किस समय का, तो ये पार्शियल प्रेशर जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका हो तब का, यानी कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो वाटर के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, तो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और यही पार्शियल प्रेशर क्या बन रहा है, वेपर प्रेशर। अच्छा, थोड़ा सा सोचिए इस रिएक्शन का टाइप कैसा है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल कि टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो Kc या Kp क्या होता है, इंक्रीज करता है। और Kc या Kp इंक्रीज करने का मतलब क्या, इंक्रीज कर देना पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O यानी कि क्या बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यानी कि यहां से क्लियर हो जाता है कि वेपर प्रेशर किसका फंक्शन है, तो वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण किसी भी लिक्विड का भी वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर किसका फंक्शन है, वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कैन बी इंक्रीज। रीजन, तो हम कहेंगे कि सर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन क्या होता है, इंडोथर्मिक, और ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी इंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। और यहां से क्लियर हो रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, अब थोड़ा सा सोचो कि इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो चुका हो तो उस इक्विलिब्रियम के टाइम पे लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया वही वेपर प्रेशर है। हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर किसी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जैसे ही लिक्विड का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा कर देंगे यानी कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सोचना अच्छे से कि इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश हुआ है, जब पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है, वेपर प्रेशर के बराबर है। और मैं कह रहा हूं कि नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ H2O से ज्यादा आपका क्या हो जाए, पार्शियल प्रेशर हो जाए वाटर का। तो इस केस में हम सिंपल वे में बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो फिर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए कोई ना कोई एक फिनोमेना होगा, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता तो इवेपोरेशन बोलते, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता तो क्या बोलते, कंडेंसेशन। ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। अगर किसी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो वो कंडेंसेशन शो करेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेपर बन चुका है वो कंडेंस करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर किसी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम है तो उस केस में वो क्या शो करेगा, इवेपोरेशन, जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर बने और पार्शियल प्रेशर किसके पास पहुंच जाए, वेपर प्रेशर के पास पहुंच जाए। ठीक है, उसी को मैंने यहां पे अच्छे से समझाने का कोशिश करा। इस स्टेटमेंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, मैं रिपीट करा, तो यहां पर मैंने लिखा कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
पार्शियल प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब कहता है कि इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस आफ्टर दिस वैल्यू, अगर वेपर प्रेशर से पार्शियल प्रेशर क्या हो जा रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो कौन सा फेनोमेना होगा, कंडेंसेशन, इंक्रीजेस आफ्टर दिस वैल्यू, देन सम वेपर विल कंडेंस, ठीक है, कुछ वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा, एंड इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस देन लिक्विड विल वेपोराइज, और अगर पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है, तो लिक्विड क्या होगा, वेपोराइज होगा। कब तक वेपोराइज होगा, जब तक कि लिक्विड का पार्शियल प्रेशर कहां ना पहुंच जाए, वेपर प्रेशर के बराबर ना पहुंच जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वेपर प्रेशर को अचीव करने के चक्कर में पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो जाए, वेपोराइज हो जाए। तो वही मैंने यहां पे मेंशन किया है, देन लिक्विड विल वेपोराइज अंटिल maximum value of partial pressure is obtained or all the liquid will vaporize, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से एक दो बार रिपीट करेंगे और इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आफ्टर कवरिंग द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, हम लोग कुछ वेपर प्रेशर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कहते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो किसी भी प्योर लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपने वाटर लिया, तो वाटर का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा वेपर प्रेशर का, अब वो वेपर प्रेशर का वैल्यू तभी चेंज करेगा जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे। विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, और इसको हम लोग जनरली पी नॉट से डिनोट करते हैं। ये इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा कि हम लोग वेपर प्रेशर को हमेशा पी नॉट से इंडिकेट करते हैं। किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम लोग, किसी भी प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, पी नॉट से। और चूंकि वेपर प्रेशर एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, तो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। तो मैंने ये भी लिख दिया कि इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड साइज ऑब्लिक शेप ऑफ कंटेनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वेपर प्रेशर क्या कंटेनर का साइज बढ़ाने से ज्यादा हो जाएगा। जैसे एज्यूम करते हैं कि मैंने 3 डिफरेंट शेप का कंटेनर ले लिया, जैसे एक हमारे पास ये कंटेनर है, एक कंटेनर का साइज और इंक्रीज कर दिया मैंने इस तरीके से, और एक कंटेनर इससे भी लार्जर साइज का ले लिया। तो ओवरऑल आपका कहना ये होगा कि सर इस कंटेनर में ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, इसमें कम मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, और इसमें सबसे कम मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो चूंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, ठीक होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है वो इसी की तरह है, क्योंकि अगर वेपर ज्यादा है तो एरिया भी तो ज्यादा है। यानी कि हम सिंपल वे में बोलेंगे कि कंटेनर के साइज को वैरी करने से वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का चेंज नहीं करता है। तो सिंपल वे में ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, साइज ऑब्लिक शेप ऑफ कंटेनर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखो ये सभी बेसिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर को जब तक आप डिटेल में अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होने जा रही है, क्योंकि वेपर प्रेशर पे ही पूरा का पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। इसलिए वेपर प्रेशर के छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करा रहा हूं और उसको आप अच्छे तरीके से क्लियर करें।
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में अगर हम लोग देखें तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। कहता है कि वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। मैं पहले इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल आपको एक दिखाया था। हमारे पास है वाटर, तो वाटर की बात करें तो वाटर में कैपेबिलिटी है कि ये टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे ये H2O का सेप हो गया तो एक इस एंड से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, एक इस एंड से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास टोटल कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर। तो ओवरऑल एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से, तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए? 4। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ 4 H बॉन्ड ये बना पा रहा है। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। तो इस केस में आप देखेंगे कि टोटल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो हमारे पास 3 ही है। तो एक यहां इस लोन पेयर से बन जाएगा, एक ये इस लोन पेयर से बनेगा और एक इस हाइड्रोजन से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखे। जब हम लोग इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो नो डाउट इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, लेकिन चूंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस कारण से वाटर के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इथाइल अल्कोहल में क्या होगा? कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो लिक्विड मॉलिक्यूल आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर वेपर प्रेशर पूछा जाए तो हम बोलेंगे C2H5OH का ज्यादा है और वाटर का कम है। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कवर करते हैं। जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास इथेनॉल है C2H5OH, फिर मैं ले रहा हूं इथाइलिन ग्लाइकॉल, और फिर मैं ग्लिसरॉल ले रहा हूं। ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल है, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड दिस इज ग्लिसरॉल। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही OH मौजूद है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे 2 OH ग्रुप मौजूद है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ पे 3 OH ग्रुप के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे है? तीसरे वाले केस में। उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेकंड वाले केस में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? फर्स्ट वाले केस में। यानी कि ये आसानी से वेपर बना सकता है, इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम वेपर प्रेशर, और ये सबसे कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यानी कि अगर वेपर प्रेशर का ऑर्डर देखते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का, और सबसे कम वेपर प्रेशर थर्ड का। यानी कि आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वेपर प्रेशर के बेसिस पे ही हम लोग सब्सटेंस को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका यूज आएगा न्यूमेरिकल्स में, हम लोग वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बार बार यूज करेंगे। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बेसिस पे हम लोग सब्सटेंस को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ये देख रहे हैं। तो हमारे पास 2 तरह के सब्सटेंसेस होंगे, पहला वोलेटाइल सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। पहले क्लियर कर लेते हैं बेसिक मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल?
एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें वेपोराइजिंग टेंडेंसी हो, द सब्सटेंस हैविंग वेपोराइजिंग टेंडेंसी इज कॉल्ड वोलेटाइल, whereas the substance does not have tendency to vaporize is called non volatile। यानी कि जो वेपर बना सकता हो वोलाटाइल होगा, जो वेपर नहीं बना पाएगा वो नॉन वोलाटाइल होगा। तो अगर मैं कहूं कि जो वेपर फॉर्म करेगा उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा, यानी कि वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन है, टोल्यूइन है, तो इस तरह के सब्सटेंसेस हमेशा वेपर का फॉर्मेशन करेंगे और ये वोलाटाइल सब्सटेंसेस का एग्जांपल कहलाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के बारे में सोचें तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जनरली सॉलिड सब्सटेंसेस को आप कंसिडर कर लो। सॉलिड सब्सटेंसेस में वेपर बनाने का टेंडेंसी न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, उनका वेपर प्रेशर हम क्या कहेंगे, जीरो होता है। तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि ऑल सॉलिड सब्सटेंसेस आर एग्जांपल ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, जैसे शुगर, यूरिया, ग्लूकोज। इस चैप्टर में इस तरह के नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया व्हाट इज वोलाटाइल सब्सटेंस, सब्सटेंस हैविंग डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज P नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपर प्रेशर का वैल्यू फिक्स हो, P नॉट जीरो के बराबर ना हो, वोलाटाइल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है वाटर, इथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, etc। इन द सिमिलर वे नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होगा, तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें वेपोराइज होने का टेंडेंसी ना हो, यानी कि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, जीरो, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शुगर। और इसके एग्जांपल कौन होते हैं, तो जनरली सॉलिड सब्सटेंसेस आर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो पहला फैक्टर हम लोगों ने कवर किया कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। और किस तरह का रिलेशन होता है, तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। यानी कि अगर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप का लिक्विड दिया गया है तो सबसे पहले क्या चेक करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करने के बाद हम ये कहेंगे जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम वेपर प्रेशर। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। पहला फैक्टर हम लोगों ने कवर कर लिया, नेचर ऑफ लिक्विड, एंड द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, और आसानी से फिर लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो पाता है। यानी कि सिंपल वे में कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। इससे पहले मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट से भी आपको बताया था कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, या आप सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस ड्यू टू विच attraction between molecules decreases and vapor pressure increases। attraction घटेगा, आसानी से वेपर का फॉर्मेशन होगा, वेपर प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि ठीक है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन तो हमको समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वो वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, कर्व टाइप वेरिएशन होगा। उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग कवर करते हैं वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें हम लोग यूज करेंगे क्लॉसियस-क्लैपियन इक्वेशन। ध्यान देना है, किसका यूज करें, क्लॉसियस-क्लैपियन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपियन इक्वेशन क्या होता है, इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिख दे रहा हूं, d/dt ln वेपर प्रेशर, d/dt ln वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन, डेल्टा H वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन को पूरा ना लिख करके मैं शॉर्ट में VAPOU लिखूंगा, अब मैं पूरा लिख दे रहा हूं, डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई RT²। यह हमारा फॉर्म होता है। तो क्लॉसियस-क्लैपियन इक्वेशन क्या होगा, एक बार आप अच्छे से रिपीट करो, d/dt ln वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन
बाई आर टी स्क्वायर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर, और ऊपर में जो डेल्टा एच वेपोराइजेशन है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि किसी भी लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो डेल्टा एच वेपोराइजेशन यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। और कितना मोल लिक्विड होना चाहिए? 1 मोल लिक्विड होना चाहिए। यहाँ पे ये वीपी वेपर प्रेशर को इंडिकेट करता है। अब यहां से पहले रिलेशन को समझ लेते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कनेक्टेड है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सोचो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। उसी तरीके से ln vp का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/वेपर प्रेशर। और 1/वेपर प्रेशर यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर के साथ सोचूं कैसे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है 1/t² के साथ। तो आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी सारे टर्म्स को छोड़ दो, भूल जाओ और इसको डिफरेंशिएट कर लो मन में, तो ये आपको दिखेगा कि 1/वेपर प्रेशर इज समथिंग इक्वल टू 1/t²। बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको भूल गया मैं। आप सिंपली ऐसे कह दो कि 1/वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t², यानी कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², यानी कि y इक्वल टू x² का रिलेशन बन रहा है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो हमको ये दिखेगा कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? t², ऐसा कुछ हमको दिखेगा। और इसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इसके बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करें, मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ आप बना लेंगे और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आया है इससे रिलेटेड। और जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है, वो ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लें। ये वेपर प्रेशर y एक्सिस पे और x एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर को रख दिया। तो ओवरऑल ये y इक्वल टू क्या होगा? x²। ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर दूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है? दिस इज द ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मैं इसको मिटा दूं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस किसको इंडिकेट कर रहा? टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा। और इसका इक्वेशन अगर कोई पूछे तो d/dt ln वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई RT²। दिस इज द इक्वेशन। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ln Vp डिफरेंशिएशन ऑफ ln Vp इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R इंटू 1/t², और इधर से dt को मैं इस तरफ शिफ्ट कर देगा। मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेट करने के बाद यह आपका हो जाएगा क्या? ln वेपर प्रेशर हो जाएगा। ln वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन तो कांस्टेंट था, बाहर हो गया है। R भी हमारा गैस कांस्टेंट है, और 1/t², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? t⁻² -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये हमारे पास हो जाएगा। और जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, है ना? तो ओवरऑल मैंने एक कांस्टेंट के ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई गैस कांस्टेंट R इनटू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? तो ओवरऑल -2 + 1, -1 इस माइनस में यहाँ पे इंक्लूड कर ले रहा हूँ, और t टू दी पावर कितना बचेगा? -1, यानी कि आ जाएगा 1/t और ये प्लस k। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ रहा है। क्या रहा है? ln वेपर प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R इंटू 1/t
प्लस के यहाँ पे क्या है, के एक कांस्टेंट है। अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये ln वेपर प्रेशर हमारे लिए कैसे काम करेगा, y की तरह, और ये जो टर्म है माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर ये कैसे करेगा काम, स्लोप की तरह, और मैं 1/t को क्या मान लेता हूं x। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है y इक्वल टू mx प्लस c। अब चूंकि स्लोप जो है वो निगेटिव दिख रहा है हमको, निगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि डेल्टा एच वेपोराइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन पॉजिटिव और इसके पहले लगा हुआ ये निगेटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। तो ओवरऑल हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जिसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, इसका ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस को हम लोगों ने क्या रखा है 1/t, वाई एक्सिस को हम लोग क्या रख रहे हैं ln वेपर प्रेशर, ठीक है। और जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कुछ कांस्टेंट के हो गया, और यहां से जो स्ट्रेट लाइन है ये नीचे की तरफ आता हुआ हमको दिखेगा क्योंकि स्लोप निगेटिव है। और अगर हम स्लोप को मेंशन करें तो स्लोप यानी कि tan थीटा टेंजेंट ऑफ एंगल सबटेंड बाय द लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही हमारा tan थीटा होता है, वही हमारा स्लोप कहलाता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय r, और ये जो इंटरसेप्ट है ये कितने के बराबर होगा, तो ये कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का y इक्वल टू mx प्लस c का, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे लिखूं, मान लो मैं लिखता हूं एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो एक मिनट मैं वेपर प्रेशर को भी एज्यूम कर ले रहा हूं P1 के बराबर, एट टेम्परेचर T1 वेपर प्रेशर मैंने कितना मान लिया P1, तो हमारा क्या हो जाएगा ln P1 इक्वल टू इधर आ जाएगा माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई r इंटू 1/T1 प्लस के, दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरीके से अगर मैं कहूं एट टेम्परेचर T2 तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा P2, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा ln P2 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई r इंटू 1/T2 प्लस के, दिस इज इक्वेशन सेकंड। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में से 1 को हटा देता हूं, इक्वेशन 2 में से आप 1 को घटा, मैं एक ही बार लिख रहा हूं, थोड़ा सा सोचना अच्छे से, स्लोली पढ़ रहा हूं। तो ln P2 माइनस ln P1 आएगा, और हमको पता है log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है बताओ, log m बाई n, एक ही साथ लिख लेते हैं, ओके। तो ln P2 माइनस ln P1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा ln P2 बाई P1, ये मैंने एक साथ ही लिख दिया है, मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे। अब 2 में से 1 को घटा रहे हैं, देखिए तो ये हमारा माइनस साइन के साथ आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, तो कॉमन दिख रहा है डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई r कॉमन दिख रहा है, और ये माइनस साइन के साथ होगा यानी कि माइनस 1/T2, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो मैं लिखता हूं पहले 1/T1 माइनस 1/T2, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला बना ये बन गया ln P2 बाई P1, ln P2 बाई P1 इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई r इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अगर मैं इस ln को log में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा log P2 बाई P1। अब log में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुना करते हैं बताओ, 2.3036, याद है ना। तो इसको log में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई किया, जो कि इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि ये हो जाएगा log P2 by P1 इक्वल टू
डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। हम इसी फॉर्मूला का न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और इस पैटर्न का फॉर्मूला आपने बहुत बारी पढ़ा भी है, अगर आपको याद हो। जैसे हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट करा देता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर के अनुसार कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सोचो हमारा फॉर्मूला क्या था। हमारा फॉर्मूला था log k इक्विलिब्रियम 2 बाई k इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, जहां पर T1 स्मॉलर टेम्परेचर था और T2 क्या था, लार्जर टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे। T1 जो होगा वो स्मॉलर होगा, T2 लार्जर होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोग न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार आप मन में रिपीट करें। फॉर्मूला क्या है बताओ। तो फॉर्मूला हमारा log P1 बाई P2। P1 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2। log P1 बाई P2 इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारा हो गया इक्वेशन। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि टेम्परेचर पे किस तरीके से वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो सिंपल सा बात है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एंड ड्यू टू वीकेंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, और जब ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का रिलेशन कैसा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब हम लोगों ने ये सोचा कि किस तरीके से वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ एक्चुअली वेरी करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया, क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन। क्या कवर किया, क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन। क्या होता है, तो d/dt ln वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई RT स्क्वायर। मैंने कहा कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो मन में तो ये हो जाएगा 1/वेपर प्रेशर, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यानी कि ये हो जाएगा 1/वेपर प्रेशर। और इधर हमको क्या मिलेगा, तो 1/T स्क्वायर। बाकी टर्म्स को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो 1/वेपर प्रेशर इक्वल टू 1/T स्क्वायर, यानी कि वेपर प्रेशर T स्क्वायर के साथ रिलेशन रख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, है ना। और अगर मैं इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता तो हमारा ग्राफ कैसा होता, पैराबोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसको आप भूलिएगा नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ग्रुप में आ चुका है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या होता है। तो कैसा होता है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पैराबोलिक मैनर में भी वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन को फर्दर आगे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैंने क्या किया, dt को इस तरफ भेज करके इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशिएशन चूंकि यहाँ पे लगा हुआ था तो ये ln/p हो गया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ln/p इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई क्या आया, r, और 1/t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन ये हमारा हो गया। और इससे हम लोगों ने ये इक्वेशन ड्राइव कर दिया। फर्दर अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोगों ने जब इस सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया तो हमको ये कुछ ऑब्टेन हुआ। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस हैं अवस्थी में। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे बुक मेंशन कर दे रहा हूं, आपको क्या करना है, एन अवस्थी सॉल्व करना है। नरेंद्र अवस्थी बालाजी पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, तो इससे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। और SMS सीट प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आज आपका ये अभ्यास ट्यूटोरियल ऐप पे आ जाएगा। अभ्यास ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर पे जाएं, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है आप जाएं, डाउनलोड करें। तो अभ्यास ट्यूटोरियल ऐप पे आपको हमारा सीट भी मिल जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं। और एन अवस्थी में सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखें, वहां पे आप जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग
क्लॉसियस-क्लैपियन इक्वेशन पे कुछ प्रॉब्लम्स भी कवर कर लेते हैं। तो क्लॉसियस-क्लैपियन इक्वेशन का यूज कब होगा, पहले ये सोच लेते हैं। यूज तब होगा जब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर दिया हुआ हो और किसी दूसरे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पूछ रहा हो, या वेपर प्रेशर दूसरे टेम्परेचर पे दे दे और टेम्परेचर का ही वैल्यू पूछे। तो दो ही अननोन हो सकती है, या तो वेपर प्रेशर पूछेगा या टेम्परेचर पूछेगा। तो पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। The normal boiling point of water is 373 Kelvin. Vapor pressure of water at temperature T is 19 mm of Hg. If enthalpy of vaporization is 40.67 kilojoule per mole, then calculate temperature T. कह रहा है कि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन है। तो अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को T2 से रिप्रेजेंट करूं तो T2 हमको कितना दे दिया, 373 केल्विन। अब आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जैसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कहां पहुंच जाता होगा, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाता होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन दिया है, तो हम लोग वेपर प्रेशर कितना मानेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। यानी कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि P2 कितना है, तो P2 है 1 atm। atm में वैल्यू रखने से काम चलेगा? यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 19 mm ऑफ Hg, तो इसलिए मैं इसको mm में ही लिखता हूं। और mm में कितना हो जाएगा बाबू, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, P2 हमको पता चल गया, T2 पता चल गया। अब क्वेश्चन T1 को तो T बता रहा है और साथ ही साथ P1 हमको प्रोवाइड कर दिया है कितना, 19 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये डेटा हमको दे दिया गया है। अब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्वेश्चन ने दिया है, डेल्टा H वेपोराइजेशन 40.67 किलो जूल। तो किलो जूल को जूल में अगर कन्वर्ट करें तो ये 10⁻³ यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डेटा हमको क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो log P2 यानी कि 760 बाई P1 यानी कि 19 इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन यानी कि कितना हो जाएगा, 40.67 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई हमारा R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8.31। जूल में हम कितना यूज करते हैं, 8.31। 2.303 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2.303 R होता है ना, इंटू 1/T1, 1/T1 T है, माइनस 1/T2 373। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व करके किसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, T का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे बस कैलकुलेशन, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ वर्क आपको भी करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 82 लीटर एट 300 केल्विन गिवन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इज 38 टॉर। कहता है कि आप किसका अमाउंट बताएं, वाटर का अमाउंट बताएं, जिससे कोई एक पर्टिकुलर वेसल क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए। किससे सैचुरेट होगा, तो वाटर के वेपर से सैचुरेट होगा। ठीक है, जिस वेसल का वॉल्यूम कितना है, तो 82 लीटर है और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ध्यान रखना है कि जब भी किसी पर्टिकुलर वेसल को आप लिक्विड से सैचुरेट करना चाहें, लिक्विड के वेपर से सैचुरेट करना चाहें, तो ध्यान रखिएगा कि वो तभी सैचुरेट होगा जब प्रेशर किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी कि मान लो अगर ये हमारे पास कंटेनर है, अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वेसल का वॉल्यूम इस वेसल का वॉल्यूम आपको 82 लीटर इस वेसल का वॉल्यूम आपको 82 लीटर प्रोवाइड कर दिया गया है।
और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। और वेपर प्रेशर आपको दे दिया गया है कितना, तो वेपर प्रेशर है 38 टॉर। और मैंने अभी जस्ट कहा कि मैं इसमें वाटर फिल करूंगा तो वाटर क्या करेगा, वेपर बनाएगा, और उस वेपर मॉलिक्यूल से ये क्या होगा, वेसल सैचुरेट होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना हो पाएगा इस वेसल में, वेपर प्रेशर के बराबर ऑब्वियसली। तो हम बोल सकते हैं कि इस वेसल में वाटर को फिल करने के बाद जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर के बराबर, यानी कि 38 टॉर। और अगर मैं इसको एटीएम में कन्वर्ट करूं तो एक एटीएम कितने टॉर के बराबर होता है, 760 टॉर के बराबर। यानी कि यहाँ पे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 760 से, ये कैंसिल आउट होगा और ये आ जाएगा हमारा कितना 1/20। तो प्रेशर हम लोगों को मिल गया कि ये कितने एटीएम के बराबर है, 1/20 एटीएम के बराबर है। वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं बताओ, वेपर, यानी कि ये गैस ही है एक तरह से, तो PV इक्वल टू nRT का यूज कर लेते हैं। यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ मोल हमारा हो जाएगा P इंटू V, प्रेशर कितना है 1/20, वॉल्यूम कितना है तो 82, ठीक है। और हमारे पास R का वैल्यू कितना है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है बाबू 300 केल्विन, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल यहां से कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, तो अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू हमको कितना आ जा रहा है 1/6 हमको ये वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल 1/6, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है बताओ, वेट बाय फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट कितना होता है वाटर का 18, यानी कि वेट बाई 18 इक्वल टू 6, तो वेट हमको कितना मिल जाएगा 18/6। ये कैंसिल आउट होगा, कितना ग्राम आ जाएगा 3 ग्राम। यानी कि 3 ग्राम ऑफ वाटर अगर मैं इसमें प्लेस कर दूं, 3 ग्राम ऑफ वाटर अगर मैं इसमें प्लेस कर दूं तो उससे इतना वेपर बनेगा जिससे ये वेसल क्या हो पाएगा, सैचुरेट हो पाएगा। फिर से एक बार और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। कह रहा था क्वेश्चन कि कितना वाटर लिया जाए जिससे ये 82 लीटर का वेसल वाटर के वेपर से सैचुरेट हो जाए 300 केल्विन पे। तो फिर मैंने सोचा कि वाटर के वेपर से सैचुरेट होने का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि इतना वेपर यहां पे बने जिससे प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। जैसे ही प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर पहुंचेगा तो वो वेसल सैचुरेट हो जाएगा, बिकॉज पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। तो मैंने मान लिया कि इस वेसल के अंदर मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, तो वेपर प्रेशर के बराबर 38 टॉर। 38 टॉर को मैंने एटीएम में कन्वर्ट कर दिया तो 760 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास कितना था 1/20, वॉल्यूम था 82 लीटर और टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन। फिर चूंकि अब यहाँ पे सिर्फ गैसियस सब्सटेंस कंटेन कर रहा हो क्योंकि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन लगा दिया क्या, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करा तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा PV बाई RT। तो प्रेशर कितना था 1/20, वॉल्यूम का वैल्यू कितना था 82 लीटर, R का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। अगर मैं इससे कट करूं इसको ये कितना आ जाएगा 1000, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया और ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमको वैल्यू कितना मिला 1/6, नंबर ऑफ मोल 1/6। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको वेट बाई फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट वाटर कितना होता है 18, और जब हम लोग यहाँ से वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज 3 ग्राम। तो हम लोग एक और न्यूमेरिकल कवर करते हैं इस टॉपिक पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द अबव वेसल। अबव वेसल कहने का मतलब है इस प्रीवियस क्वेश्चन से कि इसी सेम वेसल में अगर 5 ग्राम वाटर का इंट्रोड्यूस किया जाता इनिशियली इवैक्यूएटेड, अगर वेसल में पहले से कुछ ना होता और उसमें कितना ग्राम वाटर हम लोग इंट्रोड्यूस करते, 5 ग्राम वाटर इंट्रोड्यूस करते, तो पूछ रहा है कि बताइए कितना % वाटर का वेपोराइज होता।
तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है इससे ये क्लियर है, क्योंकि वेसल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो जो टोटल 5 ग्राम हम लोग वाटर लेंगे, उस 5 ग्राम वाटर में से 3 ग्राम वाटर जो है वो इस वेसल को क्या कर देगा, सेचुरेट कर देगा। हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में ये सीखा है, ये देखा है हम लोगों ने, है ना। तो 3 ग्राम वाटर सेचुरेट इस वेसल को कर देगा। इसका मतलब क्या कि 3 ग्राम वाटर के वेपर में कन्वर्ट होने से 3 ग्राम वाटर के वेपर में कन्वर्ट होने से प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 3 ग्राम वाटर के वेपर में कन्वर्ट होने से जो प्रेशर स्टैब्लिश हुआ है वो कितने के बराबर स्टैब्लिश हो गया है, वेपर प्रेशर के बराबर। अब आपको पता है कि लिक्विड और वेपर अगर दोनों मौजूद हो तो आफ्टर सम टाइम क्या स्टैब्लिश हो जाता है, बताओ, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होता है तो उस समय प्रेशर कितने के बराबर होता है, वेपर प्रेशर के बराबर। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि 5 ग्राम टोटल वाटर में से 3 ग्राम वाटर जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। किसके किसके बीच में, लिक्विड और वेपर फेज के बीच में। यानी कि जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो किसी का अमाउंट चेंज नहीं करेगा, ना लिक्विड बदलेगा ना ही वेपर बदलेगा। यानी कि मैं सिंपल में बोल सकता हूं अमाउंट ऑफ वाटर वेपोराइजेस, अमाउंट ऑफ वाटर वेपोराइजेस कितना बोलेंगे, 3 ग्राम। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, इसी सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं कहूं परसेंटेज ऑफ वाटर वेपोराइजेस, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपोराइजेस, कितना वेपोराइज हुआ, तो टोटल कितना था 5 ग्राम, 5 में से कितना 3 ग्राम, तो अपना वाटर टोटल इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका 60%। यानी कि 60% वाटर जो है वो वेपोराइज हो गया है एंड 40% ऑफ वाटर इज रिमेन्ड इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए क्लॉसियस क्लैपियन एज वेल एज वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब आपका काम क्या करना है, आपका काम है कि कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे तरीके से कवर करें, वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़े, एनसीईआरटी बुक भी आप साथ में रखें, एज वेल एज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सिटी बुक का हेल्प ले लें। ठीक है, और असाइनमेंट तो मैं अपलोड कर ही रहा हूं। ये भी ध्यान रखना है कि आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, एक रेगुलर हैबिट डालिए। ठीक है, वीडियोस लेक्चर कवर करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है।